नमस्ते और स्वागत है आप सभी का कैप्चर नॉलेज के इस रहस्य से भरे वीडियो में। दोस्तों, हमने कभी ना कभी ये सोचा होगा, क्या हम इस अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं? और जब हम अपने एंशिएंट हिस्ट्री और ग्रंथों की तरफ देखते हैं तो ये सारे सवाल और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। भारत के प्राचीन ग्रंथ जैसे वेदास, महाभारत, रामायण अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी प्राचीन सभ्यता का संबंध किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से था। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्य को समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारे रहस्य एक राज है या इन राज में कई सारी सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भारतीय शास्त्रों में फ्लाइंग मशीन्स यानी कि विमानस का उल्लेख किया गया है, जो हमारे प्राचीन भारत के एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रमाण हो सकता है। जैसे रामायण में पुष्पक का जिक्र किया गया है, वो एक ऐसा वाहन था जो आसमान में उड़ सकता था उस जमाने में। इस पुष्पक विमान का यूज रावण ने माँ सीता को इंडिया से श्रीलंका ले जाने के लिए किया था और जंग जीतने के बाद प्रभु श्री राम ने उसी पुष्पक विमान में श्रीलंका से इंडिया आने का सफर तय किया था। पुष्पक विमान की ये सारी कहानियां सुनकर हम उन्हें आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स और यूएफओज के साथ रिलेट कर सकते हैं और इन्हें हम आने वाले फ्यूचरिस्टिक एडवांस फ्लाइंग मशीन से भी जोड़ सकते हैं। तो ये थी बातें पुष्पक विमान के बारे में। अब चलते हैं दूसरे विमान की तरफ जिसका उल्लेख हमारे शास्त्र में किया गया है। समारंग सूत्रधारा में रुक्मा विमान का उल्लेख किया गया है जो उस जमाने में बनाया गया था मेटल से। इस विमान का डिस्क्रिप्शन ऐसे मिस्टीरियस एलिमेंट्स से पाउडर्ड लगता है जो एडवांस एनर्जी सोर्सेज या आज के एरोस्पेस इंजीनियरिंग से मिलती जुलती हैं। और फिर आता है वैमानिक शस्त्र जिसे ऋषि भारद्वाज ने लिखा था। इसमें शकुना विमाना का उल्लेख किया गया है जो एक पक्षी के शेप में बनाया गया था। इसकी डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है। क्या ये सब प्रमाण है कि प्राचीन भारत में आज के जैसी टेक्नोलॉजीज़ या आज से भी ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजीज़ थी? या फिर ये एक ऐसा सिविलाइजेशन की इमेजिनेशन है जो अपने समय में यूनिवर्स के कॉस्मिक एनर्जीज से कनेक्टेड थी? तो ये सारी बातें थी एंशिएंट इंडियन टेक्नोलॉजीज की और इनमें इन शास्त्रों में किए गए विमानस के बारे में। तो बढ़ते अपने टॉपिक में आगे, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉट थियोरीज की तरफ और किस तरीके से ये थियोरीज स्टार्स से लिंक्ड है। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियोरी ये कहती है कि प्राचीन भारत के देवता और असुर शायद एलियन बीइंग्स थे जो आसमान से आए थे। ये थियोरी एरिक वॉन दानिकन जैसे स्कॉलर्स ने पॉपुलर की अपनी किताब के द्वारा जिसका नाम है चैरियट्स ऑफ द गॉड्स। इसमें उन्होंने बताया कि एंशिएंट सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग भारतीय सभ्यता एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से जुड़ी हुई है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए उन्होंने। तो पहला एग्जांपल था सुदर्शन चक्र। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र एक बहुत ही डिवाइन वेपन है जो एक बार अपने टारगेट की तरफ चला गया वो उसे नाश कर देता है, वो उसे खत्म कर देता है पूरी तरीके से। आज के साइंटिस्ट इसे लेजर टेक्नोलॉजी से कंपेयर करते हैं, लेकिन अगर हम इस वेपन को कॉस्मिक टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ें तो क्या ये हो सकता है कि सुदर्शन चक्र जो एक ऐसा डिवाइन वेपन था जो किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिला हो? दूसरा सवाल ये आता है कि क्या ये वेपन स्टार्स से अपनी एनर्जी को हार्नेस कर सकता था? तो ये था एक एग्जाम्पल सुदर्शन चक्र के बारे में दोस्तों। तो अब बढ़ते आगे अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जो है त्रिशूल। भगवान शिव का त्रिशूल एक ऐसा डिवाइन वेपन है जो 3 शूलों से बना है। अगर आसमान में देखें तो स्टार्स के फॉर्मेशन जैसा दिखता है। कई स्कॉलर्स का ये मानना था कि त्रिशूल का जो डिज़ाइन है वो एक एडवांस एंटेना जैसा था जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स के कम्युनिकेशन में काम आता था। अब बढ़ते अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का जिक्र मिलता है जिसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। इसकी शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि ये इसकी पूरी सेना को खत्म कर सकता था। क्या ये वेपन एक इंटरस्टेलर मिसाइल का प्रमाण था? कुछ स्कॉलर्स का ये मानना था कि ब्रह्मास्त्र ये जो वेपन था ये स्टार्स के बीच से आई हुई एनर्जीज को चैनल करता था। तो ये 3 अस्त्र जैसे भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, ये जो 3 अस्त्र हैं एक डिवाइन वेपन है और ये 3 वेपन थे। इन्हें हमारे जो स्कॉलर्स, प्राचीन स्कॉलर्स थे वो इस तरीके से स्टार्स के साथ कनेक्ट करते थे। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक में आगे सप्तऋषि की तरफ जिन्हें हम 7 ऋषिज भी कहते हैं और उनका जो कॉस्मिक कनेक्शन है अर्थ के साथ ये भी हम जानेंगे। सप्तऋषि जो प्राचीन भारत में कॉस्मिक गार्डियन के रूप में जाने जाते हैं, ये सदा ही एक रहस्य बन कर रहे हैं
जब हम आसमान में देखते हैं तो सप्तऋषि को ऊर्जा मेजर या बेयर कॉन्स्टेलेशन के रूप में देखा जाता है। भारत के प्राचीन टेक्स्ट में सप्तऋषियों को धरती पर नॉलेज देने वाले कॉस्मिक गार्डियंस के रूप में देखा गया है। ये ऋषिज कौन थे? क्या ये ऋषिज दूसरे ग्रह से आए थे जो धरती पर रहने वाले लोगों को नॉलेज देना चाहते थे? तो ये थी कुछ बातें सप्तऋषियों के बारे में। अब बढ़ते आगे के रहस्यों के बारे में जो डिपिक्ट करता है मंदिरों के बारे में। भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे मंदिर स्टार्स से कुछ इस तरीके से अलाइंड हैं जिस तरीके से वो कम्युनिकेशन का एज अ मीडियम एक्ट करते हैं। कई प्राचीन मंदिर जैसे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर या काशी विश्वनाथ मंदिर हो, ये मंदिर ऐसे अलाइंड है जैसे कि इनकी स्थिति नक्षत्रों के साथ कोइंसाइड करती है। क्या ये टेंपल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स के आने का प्रमाण है जो हमें इन कॉस्मिक एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? अब आखिरी एग्जाम्पल आता है ऋषि अगस्त्य की कॉस्मिक जर्नी। ऋषि अगस्त्य को एक ऐसे ऋषि के रूप में माना जाता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से सदर्न हेमिस्फीयर के बीच कॉस्मिक एनर्जीज का ट्रांसफर करते हैं। लोगों का ये मानना है, ये लोग ये समझते हैं कि क्या ये ऋषि अर्थ के अंदर से आए थे, कहाँ रहते थे ये ऋषि, ऐसे बहुत सारे राज हैं। तो ये कुछ मिस्ट्रीज थी सप्त ऋषियों के बारे में। अब अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मॉडर्न थियरीज और स्केप्टिसिज्म के बारे में। ये सब थियरीज जहाँ जाके हमें इंट्रीग करती हैं, हमें अट्रैक्ट करती हैं। दूसरी तरफ ये थियरीज ऐसे साइंटिस्ट हो या ऐसे स्कॉलर्स हो जो ओवर एक्टिव इमेजिनेशन के रूप में इग्नोर कर देते हैं। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि प्राचीन भारत का ये सब डिस्क्रिप्शंस सिर्फ एक काल्पनिक है और इसका इंटरस्टेलर या एलियन टेक्नोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि विमानस और ब्रह्मास्त्र का प्राचीन भारत के स्पिरिचुअल तौर तरीके से लेना देना है, बट ये एडवांस टेक्नोलॉजीज के सिंपल नहीं है। ये स्कॉलर्स ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसका कोई कॉन्क्रीट या सॉलिड एविडेंस नहीं है। जब स्कॉलर्स ने इन प्रमाणों का साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस किया तो उन्हें कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि प्राचीन भारत में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स आए थे। इस वजह से स्कॉलर्स ने ये सारी थियरीज को रिजेक्ट कर दिया है। अब इन थियरीज का हमारे भारत पर कल्चरल इम्पैक्ट कैसा होता है ये जानते हैं। इन थियरीज के पॉपुलर होने के पीछे के कारण अगर जाने तो ये प्राचीन भारत के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को हाईलाइट करता है और हमारे कल्चर में ऐसे सेंस ऑफ प्राइड को इंड्यूस करता है। लेकिन बिना सॉलिड एविडेंस के इन स्कॉलर्स ने ये थियरीज सिर्फ स्पेकुलेशन तक ही सीमित रखी है। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन भारत के ग्रंथों में जो रहस्य छुपे हैं वो हमेशा के लिए एक मिस्ट्री रहेगा और कई सवाल सिर्फ सवाल बनकर ही रह जाएंगे। जैसे क्या सच में प्राचीन भारत में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स आए थे? क्या हमारे देवता और असुर सच में एलियन बीइंग्स थे? इन सवालों के जवाब हमें शायद कभी ना मिल पाए, लेकिन इन सवालों की वजह से हमें अपने इतिहास को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलता है। क्या आप इन थियरीज में विश्वास करते हैं या फिर आप इन्हें सिर्फ एक कल्पना ही मानते हैं? इस बार मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कैप्चर नॉलेज को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आ सकें। तब तक के लिए बने रहिए। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।